नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस खन्ना साहब। जस्टिस खन्ना साहब के मुख्य न्यायाधीश बनने तक की कहानी को हम जानेंगे। उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, किन किन मुद्दों पर उन पर लोग आस बिठाए बैठे हैं कि इन मुद्दों पर जस्टिस खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा जो निर्णय होंगे वह नाजीर का काम करेंगे। जस्टिस खन्ना की योग्यता क्या है, उनका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ और जितने इससे संबंधित पूरे मुद्दे हैं उन पर हम बात करेंगे। हमको मालूम है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ अब रिटायर हो चुके हैं और जस्टिस खन्ना हमारे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। इन्हीं मुद्दों पर हम आज पूरे सेशन में बात करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल इलेवन क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। वीडियो सेशन को आइए प्रारंभ करने से पहले इसके टाइटल को समझेंगे, वीडियो की क्या क्या रूपरेखा होगी अर्थात चर्चा के क्या पक्ष होंगे उन पर हम बात करेंगे और पूरे वीडियो सेशन में हम परीक्षा प्रयोगी और सामान्य जानकारी के लिहाज से इसको फ्रेम करके बात करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और टाइटल को समझने का प्रयास करते हैं। जस्टिस खन्ना के चीफ जस्टिस बनने की कहानी। जस्टिस संजीव खन्ना कैसे बने सीजेआई, हम इस चर्चा के पूरे पक्ष में अर्थात अपने पूरे वीडियो सेशन में हम बात करेंगे। खबर क्या है, खबर को जानेंगे। जस्टिस खन्ना के द्वारा प्रमुख मामले क्या है और आगे उन मामलों से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या होंगी और नए नए मामले क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और भारत में जो कॉलेजियम प्रणाली है, कॉलेजियम सिस्टम है, वह कैसे काम करता है। तो आइए खबर को जानते हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। जो हमारे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है ने डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का स्थान लिया है और देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यह कौन से 51वें किसका स्थान लिए हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का। और 51वें ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इनका कार्यकाल 6 महीने से के आसपास रहेगा। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होगा। 11 नवंबर को यह शपथ ग्रहण लिए हैं। अब ये तो बात हो गई इनके बारे में सामान्य खबर क्या है, लेकिन अब हम जानेंगे कि जो हमारे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनके उल्लेखनीय निर्णय। आप देख रहे होंगे कि इस व्हाइट बोर्ड पे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना क्यों लिखा गया है कि जब वह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं बने थे, उस समय इनके द्वारा जो प्रमुख फैसले लिए गए थे, निर्णय लिए गए थे या फैसले लिए गए थे उस बेंच में थे, तो इसलिए इनका नाम न्यायमूर्ति के रूप में संबोधन किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत वाले बेंच में भी इन्होंने जमानत दिया था, इसलिए यह पूरे चर्चा में है। अंतरिम जमानत देते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इन्होंने जोर दिया था। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला मामला है, अरविंद केजरीवाल आप जानते ही हैं, न्यू लिकर पॉलिसी के चलते में घालमेल के चलते जो आरोप लगे थे और वह दिल्ली में जेलों की सलाखों के अंदर थे और यह मामला इन्हीं के बेंच में आया था, जस्टिस संजीव खन्ना साहब के बेंच में आया था और इन्होंने अंतरिम जमानत दिया और कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इनको अंतरिम जमानत दी जाती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना साहब से जुड़ा हुआ एक और मामला है ईवीएम का समर्थन। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ही चुनाव होना चाहिए और इन्होंने बैलेट पेपर पर मतदान को खारिज करने का फैसला सुनाया था। एक मामला आया था प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। जो हमारा भारत का संविधान है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना जो प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, उस शब्द पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये इनसे जुड़ा हुआ संजीव खन्ना साहब से जुड़ा हुआ एक मामला है, निर्णय है, उस पर बात करते हैं कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद संविधान की मूल संरचना के अभिन्न रूप के अंग के रूप में धर्मनिरपेक्षता की इन्होंने पुष्टि की थी। अब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं संजीव खन्ना, उनके प्रमुख मामले और आगे की चुनौतियां क्या है। तो न्यायमूर्ति जो खन्ना साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों
प्रौद्योगिकी के उपयोग और न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामलों का प्रबंध करेंगे। अब देखना होगा कि यह अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, 1 हफ्ते का इनका कार्यभार भी पूरा, कार्य शपथ ग्रहण के बाद ये अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। आप सुर्खियों में बने भी रहते हैं। पहले भी ये जो विस्टा हाउस प्रोजेक्ट था उस पर भी इनका 2-3 जजों की जो बेंच थी उसमें इनका एक अलग ही मत था। तो अब देखना यह है कि जो संजीव खन्ना साहब होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जितने लंबित मामले हैं प्रौद्योगिकी के उपयोग और न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामलों में कैसे मैनेज करते हैं, प्रबंध बैठाते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। उनके कॉलेजियम में तत्काल 2 रिक्तियां भरी जानी है और उनसे सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के प्रतिनिधि पर भी चिंता है। इनके शासनकाल में तुरंत जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम प्रणाली है जिसमें कितने जज होते हैं, उसमें से 2 रिक्तियां खाली है। उन रिक्तियों को भरना भी इनके सामने चुनौती है। और एक सबसे बड़ी जो चुनौती है वह यह चुनौती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें महिला जज की संख्या, उनका प्रतिनिधित्व कैसे एक समान स्तर पर आएगा, ये भी एक चिंता का विषय है और ये भी एक प्रमुख मामला है। संवैधानिक संरक्षण के आलोक में धन विधेयक संशोधन और धार्मिक प्रथाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई आवंटित करने की उम्मीद है। और संवैधानिक संरक्षण के मामले अगर हम देखें तो उसके संदर्भ में जो धन विधेयक संशोधन और धार्मिक प्रथाओं जैसे महत्वपूर्ण सुनवाई आवंटित करने की इनसे उम्मीदें हैं। वह गैर सहमति वाले मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर भी विचार कर सकते हैं। अभी मामला चल रहा है कि जो गैर सहमति वाले मैरिटल रेप, जो मैरिटल रेप होते हैं उसमें गैर सहमति वाले मतलब सहमत से नहीं किया गया जो आपका आपसी संबंध है, रिश्ता है, उसको हम गैर सहमति वाले मैरिटल रेप, इससे भी जुड़े हुए मामले पर यह सुनवाई करने वाले हैं। क्या यह इनको अपराध घोषित करेंगे या नहीं घोषित करेंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है। और आने वाले भविष्य में यह इनके नजरिए का, इनके दृष्टिकोण, इनका क्या कहता है या किस आधार से इस प्रकार के मामलों को देखते हैं, वह किस दिशा की ओर भारत की न्यायिक व्यवस्था को ले जाएगा, इसके लिए भी यह सारे मामले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे लोगों को, इन मामलों से आम जन को भी इनसे ढेर सारी उम्मीदें हैं। कैसे होती है सीजीआई की नियुक्ति, लेकिन उसके पहले हम आइए संजीव खन्ना साहब के बारे में कुछ बात करते हैं। बहरहाल यह परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिहाज से इसको जानना जरूरी है, श्रेयस्कर है। हुई जस्ट 1960, 14 मई 1960 को इनका जन्म हुआ था। 1983 में इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बार काउंसिल में इन्होंने एडवोकेट के रूप में दाखिला लिया। 2004 की बात है। अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल सिविल फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। 2005 का मामला है कि एलिवेटेड एज एन एडिशनल जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जज के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है। 2006 में बिकम अ परमानेंट जज और 2006 में यह दिल्ली उच्च न्यायालय के एक परमानेंट जज बन जाते हैं। 18 जनवरी 2019 की बात है। एलिवेटेड एज ए जजेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनते हैं। उसके बाद जून से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक यह चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन होते हैं और वर्तमान में करेंटली एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड अ मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल, और सेट टू रिटायर ऑन 13 मई 2025 और 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हैं और 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। यह उनके कैरियर का मामला है। अब आइए हम देखते हैं कि वो भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कैसे किया जाता है, नियुक्ति कैसे की जाती है। प्रश्न यह भी वनडे एग्जाम पूछ दिया जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका चयन होता है, नियुक्ति होती है, मनोनयन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट नहीं करते हैं, ना सेलेक्ट करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय निम्नलिखित व्यक्तियों से परामर्श करना आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति ही
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, लेकिन नियुक्ति करते समय निम्नलिखित व्यक्ति जो है उनसे परामर्श करेगा। उन व्यक्तियों में कौन कौन लोग होंगे? भारत के जो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श करेंगे और राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से वह परामर्श कर सकते हैं। उसके बाद आमतौर पर भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा करते हैं और न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि के आधार पर, मतलब न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि के आधार पर इस वरिष्ठता को देखा जाता है। और जो सबसे वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, निवर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके नामों की पुष्टि करते हैं और आमतौर पर वही व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। परामर्श ले लिया जाता है। परामर्श और अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर निर्णय लेते हैं, नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लेते हैं। तो प्रश्न यह पूछा जाएगा कि भारत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट किस तरह किया जाता है? तो हम जानते हैं कि जो भारत के निवर्तमान चीफ जस्टिस हैं उनसे परामर्श किया जाता है, जो वरिष्ठतम होता है उनके नाम की अनुशंसा की जाती है और अंतिम मुहर राष्ट्रपति के द्वारा लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर दिया जाता है। और 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में संजीव खन्ना को अपॉइंट कर दिया गया है, जिनका कार्यकाल 11 नवंबर 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक होगा। अब आइए बात करते हैं कि भारत में कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम प्रणाली होती क्या है। यह बहुत चर्चा में रही है तो इसलिए इसको भी जानना जरूरी होता है। कॉलेजियम प्रणाली अर्थात नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली, जजों द्वारा ही जजों की नियुक्ति और हस्तांतरण, इस पर कई बार बात की गई। जो वर्तमान सरकार है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो पिछली सरकार थी, अभी भी वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं, जो जब इनका कार्यकाल आया तो यह चाह रहे थे कि जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो उसमें कुछ गवर्नमेंट का भी योगदान हो। लेकिन जज न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है हमारे संविधान के द्वारा। अब कॉलेजियम पद्धति के द्वारा ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। बहरहाल वह सब चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। जो वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली है, कॉलेजियम प्रणाली को अगर हम आसान भाषा में समझे तो नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली। लेकिन किसकी नियुक्ति और किसका स्थानांतरण? तो जजों की नियुक्ति और जजों द्वारा ही जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण की बात की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। संविधान में बहरहाल इस प्रकार की किसी भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र नहीं हुआ है, जिक्र नहीं है, किसी कानून में जिक्र नहीं है। विकास सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से इसका किया गया है। अब इस कॉलेजियम सिस्टम का विकास कैसे हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट के जो बार बार के निर्णय आ रहे हैं उन्हीं निर्णयों को आधार मानकर इस सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई की नियुक्ति होती है, जजों की नियुक्ति होती है, उस पर जो या उनका स्थानांतरण होता है कि हाई कोर्ट से कौन सा जज आएगा मुख्य मतलब सर्वोच्च न्यायालय में, या इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट में किसका स्थानांतरण होगा, किसको कहां बुलाया जाएगा, यह पूरा जिम्मा इस कॉलेजियम प्रणाली के जिम्मे ही होता है। प्रणाली का विकास के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट जज केस 1981 में आया था, एसपी गुप्ता केस। इस एसपी गुप्ता केस में हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 124 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के बाद की जाती है। निर्णय लिया गया कि परामर्श शब्द की व्याख्या सहमत के तौर पर नहीं, सीजेआई की राय बाध्यकारी नहीं होगी। ये है जो प्रणाली के विकास के बारे में जो हम यह फर्स्ट जज केस वाले मामले में यह बात कही गई। जज केस आता है वर्ष 1993 में 9 जजों की बेंच के द्वारा पिछला निर्णय खारिज कर दिया गया था। जो पिछला निर्णय दिया गया था फर्स्ट जज केस में, उसको खारिज कर दिया गया था। 9 जजों की बेंच, 5 जज या 5 जजों से ज्यादा की जो बेंच होती है उसको हम संवैधानिक बेंच कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े निर्णय होते हैं, वह संवैधानिक पीठों के द्वारा ही सुनाए जाते हैं। अगर किसी दूसरे संवैधानिक पीठ के फैसले को अगर हटाना है, उस पर पुनः सुनवाई करनी है, तो उस संवैधानिक पीठ में जितने जज हैं उनसे ज्यादा जजों की बेंच को बनाया जाता है। तो वही बात कह रहा है कि जब सेकंड जज केस 1993 में आया था तो 9 जजों की बेंच के द्वारा पिछले निर्णय को खारिज कर दिया गया था और अदालत अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना स्वयं की जिम्मेदारी समझा। और अदालत ने यह कहा कि हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी अखंडता है, उसका रक्षा करना यह स्वयं की जिम्मेदारी है।
और निर्णय यह लिया गया कि न्यायपालिका से परामर्श अनिवार्य है और बाध्यकारी देश में कॉलेजियम प्रणाली की अब शुरुआत कर दी गई। और जो थर्ड जजेस केस आता है 5 1998 में, उसमें जो अनुच्छेद 143 है अर्थात परामर्श शब्द के अर्थ पर सुप्रीम कोर्ट से सुझाव मांगना हो गया। परामर्श नहीं, सुझाव मांगा जाएगा। मौजूद प्रणाली का स्वरूप और विकास कॉलेजियम CJI प्लस 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो कॉलेजियम प्रणाली होती है उसमें मुख्य रूप में जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम जजों के साथ इस कॉलेजियम प्रणाली को विकसित किया जाता है, जो जजों के स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित जजों के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। इसका विकास को देखा, इसके हमने विकास को देखा, हमने समझा कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है। प्रश्न यह बार बार पूछ लिया जाता है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, इलेक्शन होता है, इलेक्ट किया जाता है, या उनका चयन होता है, सिलेक्शन किया जाता है, या मनोनयन किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना होगा, इस बात को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेना होगा कि भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब प्रक्रिया क्या है उसको भी हमने जाना, क्यों यह चर्चा में है इसको भी जाना। जो हमारे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बने हैं, उनके सामने क्या क्या मामले हैं और उनके द्वारा प्रमुख दिए गए निर्णय क्या है जब वह सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम कर रहे थे। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जानकारी भरी कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इल्विन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, इष्ट मित्रों तक इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि जो भी वीडियोस आए वह सब आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।